गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारा फिजिक्स चल रही है और फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है दोस्तों आपका ऊष्मा, जिसमें दोस्तों हम फर्स्ट एक वीडियो आपके लिए करा चुके हैं, यानी फर्स्ट पार्ट में आपके लिए करा चुका हूँ। आज हमारा सेकंड वीडियो है और इसमें हम समझेंगे दोस्तों कि जो पदार्थ होते हैं उनके गलने की जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा क्या होती है, उसके गलन में उसके गलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये गलन ऊष्मा क्या होती है, यानी जो ये गुप्त ऊष्मा होती है, जैसे हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ये होती क्या चीज़ है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे संवहन, विकिरण, चालन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें समझेंगे दोस्तों गलन की गुप्त ऊष्मा। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई ठोस चीज़ है, उसको गलाने में, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए दोस्तों आपके पास ये कोई बर्फ़ है और इसका टेम्परेचर है दोस्तों -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले इसे दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचना होगा, फिर जीरो से फिर दोबारा जीरो पर, यानी ये तो है हुआ इसका दोस्तों एक वो टेम्परेचर जिस पर बर्फ़ जो है जमना स्टार्ट होती है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ही दोस्तों बर्फ़ जो है पिघलना स्टार्ट होती है। और इस 0 डिग्री से आगे चलकर यहाँ पर दोस्तों इसे पिघलने में कितनी ऊष्मा जो है दोस्तों कितनी ऊष्मा जो है दोस्तों इसके लिए यूज की जाएगी, यानी इसके द्वारा जो है त्यागी जाएगी पिघलने के लिए, यानी कितनी ऊष्मा की ज़रूरत होगी, वो होगी दोस्तों गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि स्थिर तापमान पर गलन की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। और आवश्यक ऊष्मा की यह मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो ये होती है दोस्तों आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा। जैसे दोस्तों बर्फ़ के जल का बनना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तथा बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी किलो कैलोरी 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है, जिसका तात्पर्य है कि 1 किलोग्राम बर्फ़ को जल में परिवर्तित करने के लिए हमें 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि बर्फ़ के लिए जल में परिवर्तित होने के लिए उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो 80 किलो कैलोरी। ठीक है दोस्तों। अथवा 1 किलोग्राम जल को जमाने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें जल से इतनी ही ऊष्मा निकालनी पड़ती है। जब हम बर्फ़ को जमाते हैं, यानी कोई पानी है, जल है, और उसको हम जब जमाते हैं दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उतनी ही ऊष्मा हमें निकालनी पड़ती है जितनी उसकी दोस्तों ऊष्मा गलन की होती है। ठीक है। तो यह है दोस्तों आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बाष्पन का मतलब है भाप बनने के लिए कितनी ऊष्मा जो है दोस्तों, एक प्रकार से भाप बनने के लिए उस पानी को, उस जल को कितनी ऊष्मा चाहिए अगर भाप में उसे बदला जाए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसी पदार्थ का स्थिर ताप पर द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और उपरोक्त क्रिया में तापमान स्थिर रहता है और पानी के बाष्पन के लिए अर्थात पानी से भाप में परिवर्तन के लिए 539 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कितनी दोस्तों, 500। अगर बाष्पन की गुप्त ऊष्मा आपसे पूछी जाए जल की तो 539 किलो कैलोरी, कहीं कहीं पर 540 भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। जो और 500 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो पानी के बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो पानी के बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है दोस्तों, 539 या 40 आप बोल सकते हो। ठीक है। चूँकि बाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है, यही कारण है कि दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो पानी है, जो उसको तापमान दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उस तापमान पर जब पानी उबलता है तो उसके द्वारा जो भाप बनती है उससे ज़्यादा जलन होती है। भाप से ज़्यादा जलन होती है बजाय पानी की। ठीक है। उसकी अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भाप
से जलने पर हमें ज़्यादा तीव्र जो है जलन होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि गुप्त ऊष्मा जो है बहुत अधिक होती है किसकी दोस्तों, बाष्पन की। तो यह है दोस्तों बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इससे पहले पढ़ा आपने गलन की गुप्त ऊष्मा। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं ऊष्मा संचरण की विधियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके सारी विधियों को हम देखते हैं, समझते हैं कि ऊष्मा संचरण की विधियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ऊष्मा संचरण, ऊष्मा का जो संचरण है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा का किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाने को अथवा किसी वस्तु में ऊष्मा के मान में परिवर्तन अथवा ऊष्मा के किसी वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने पर हम ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का स्थानांतरण उसे हम कहते हैं। जिसमें आगे कहा गया है कि ऊष्मा के संचरण का मान माध्यम के प्रकार और उसके अणुओं के मध्य होने वाली गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक तो है आपके पास ये कोई ठोस द्रव, ठोस है कोई ठोस, ठीक है, जैसे अणु पास पास होते हैं ठोस में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई ठोस है। ठीक है, ये आपका कोई ठोस है, ये आपका कोई द्रव है जिसमें अणु दूर दूर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अणु दूर दूर है। और एक है आपके पास दोस्तों कोई गैस है जिसमें अणु जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर दूर। तो ये है आपका, ये आपका ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऊष्मा के संचरण का मान जो है माध्यम के प्रकार और उन अणुओं की होने वाली गति ऊर्जा पर निर्भर जो है करता है। तो देखिए दोस्तों कि ये ठोस है, तो इसमें अणु पास पास हैं। जैसे ही हम इसको हीट देंगे यानी ऊष्मा देंगे तो क्या है दोस्तों, अणु पास पास हैं, तो होगा क्या, इसमें जो अणु हैं उसमें जो ऊष्मा का संचरण है वो जल्दी से होगा, क्योंकि अणु पास पास है तो ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा और उस ऊष्मा को एक अणु से दूसरे अणु के पास पहुंचने के लिए, तो ये जल्दी गर्म होगा। ठीक है, ये गैस है तो इसे थोड़ा सा एक अणु से दूसरे अणु के पास पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा गैस में। ठीक है, तो अगर ठोस माध्यम है तो उसमें ऊष्मा का संचरण जल्दी होगा। ठीक है, गैस में उससे थोड़ा सा कम होगा, और दोस्तों द्रव में, और गैस में द्रव से भी कम होगा। यानी ऊष्मा का संचरण जो है सबसे ज़्यादा होगा ठोस में, फिर द्रव में, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों ठोस में, फिर उससे कम होगा द्रव में, फिर उससे कम होगा गैस में। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं दोस्तों माध्यम। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा स्थानांतरण की तीन मुख्य विधियाँ हमारे पास होती हैं। एक तो होती है दोस्तों चालन यानी कंडक्शन, एक होता है दोस्तों संवहन यानी दोस्तों कन्वेक्शन, एक होता है विकिरण यानी रेडिएशन। तो चलिए दोस्तों इन तीनों विधियों को हम समझते हैं, और यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको एक एक विधि को अच्छी तरह से समझना है। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों अब आगे हम समझते हैं एक एक करके सारी विधियों। तो पहली विधि है हमारे पास दोस्तों चालन यानी दोस्तों कंडक्शन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में आपको समझना है कि ऊष्मा के संचरण की इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण माध्यम के अणुओं के परस्पर संपर्क के कारण होता है। जैसा कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ, जितना पास जो है दोस्तों उस माध्यम में जितने पास कण होंगे यानी ठोस माध्यम होगा तो ऊष्मा का संचरण जल्दी होगा, द्रव में उससे थोड़ा सा लेट होगा, और गैस में द्रव से भी थोड़ा सा लेट। आगे हम समझते हैं दोस्तों, इसमें ऊष्मा माध्यम के एक अणु से निकलकर दूसरे अणु में मिल जाती है। इसमें माध्यम के अणु अपने स्थान पर विस्थापित नहीं होते। ठीक है दोस्तों, अणु एक दूसरे जैसे जो है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई ठोस है, ये ठोस है आपके पास। ठीक है, ये कोई ठोस है, तो ये अणु जो है दोस्तों, ठोस में होता क्या है, ये अणु जो है और ये अणु जो है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ ये वाला यहाँ नहीं आ सकता, और ये वाला यहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों इनका भार जो है ज़्यादा है। लेकिन जब भार जो है यानी घनत्व जो है ऊष्मा से ज़्यादा है, तो ये जो है दोस्तों पास पास नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो अणु हैं वो तो पास पास हैं, और अणु पास पास हैं तो होगा क्या दोस्तों,
जो ये मान लीजिए दोस्तों ये दोनों अणु हैं, तो होगा क्या दोस्तों, पास पास है, तो इसमें से थोड़ी सी ऊष्मा क्या है दोस्तों इधर चली जाएगी भाप के रूप में, ऊष्मा के रूप में। तो ये भी थोड़ा सा हीट जो है पकड़ेगा, यानी इसमें भी ऊष्मा का स्थानांतरण हो। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या होगा, क्या इसके पास में कोई एक अणु ये है, फिर इसके पास में ये है, इसके पास में ये वाला है, इसके पास में ये वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों होगा क्या, ये पूरा जो हमारा धातु है यानी जो भी पदार्थ है ये पूरा गर्म हो जाएगा, लेकिन जो है अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं, यानी ये जो अणु हैं अपनी जगह ही स्थिर रहते हैं और ऊष्मा का संचरण करते रहते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा केवल ठोसों में होता है। आपको याद रखना है, ऊष्मा का संचरण जो होता है केवल चालन विधि के द्वारा किसमें होता है, ठोसों में, क्योंकि ठोसों के अणु पास पास आपस में पास पास होते हैं, जिससे अणुओं के मध्य ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा आसानी से होने लगता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, सभी धातुओं ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा ही करती हैं, क्योंकि धातुओं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो जितनी भी धातुएं आपकी उन सभी में ऊष्मा का संचरण जो होता है ना दोस्तों, वो आपका चालन विधि के द्वारा होता है। अब चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं, जैसे कि दोस्तों धातुओं की सुचालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, और धातुओं के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसी से बद्ध ना होकर, यानी दोस्तों किसी से बंधे ना होकर धातु के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, और धातुओं ऊष्मा का संचरण चालन विधि से कराने में सहायक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके लिए समझा दोस्तों, कि जब हम किसी धातु की छड़ को एक सिरे को पकड़ दूसरे सिरे को ऊष्मा देते हैं, तो कुछ समय के बाद दूर वाला सिरा भी गर्म होने लगता है तथा धातु की छड़ पूरी लंबाई में गर्म हो जाती है। मान लीजिए दोस्तों ये कोई छड़ है आपके पास, ठीक है, कोई छड़ है, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ से हमने, ये कोई लाइट है आपके पास, ये कोई चीज़ है, ठीक है दोस्तों, कोई लाइट है, मोमबत्ती या कुछ भी लगा लीजिए, इससे ऊष्मा जो है दोस्तों हम इसमें दे रहे हैं, तो इसमें अणु जो है दोस्तों पास पास होते हैं ठोस में। ठीक है दोस्तों, इसमें ठोस में अणु पास पास होते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको बता ही दी है मैंने। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे हम इस सिरे को गर्म करते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे करके, क्योंकि दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन है और हर अणु एक अणु के पास दोस्तों जो है ऊष्मा को स्थानांतरण करता है, तो इस कारण दोस्तों क्या होगा, ये जो अणु है, ये जो सिरा है, जब ये कंप्लीट गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे ऊष्मा जो है दोस्तों इधर साइड में बहने लगेगी, और ये पूरी रॉड जो है, पूरी जो छड़ है ये गर्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, चाहे ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, और मैंने इससे पहले वीडियो में आपके लिए बताया था कि ऊर्जा जो है दोस्तों उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर स्थानांतरित होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यहाँ पर हीट ज़्यादा है, अब ये फुल गर्म हो गई, तो धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, लो टेम्परेचर की तरफ जो है दोस्तों धीरे धीरे ये हीट जो है ट्रांसफ़र होती रहेगी, और इस प्रकार से दोस्तों पूरी छड़ जो है गर्म हो जाएगी, और यही है दोस्तों आपकी चालन विधि। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु की छड़ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मा पाकर प्रभावी हो जाते हैं, और वे अपने परिबद्ध दूसरे इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मा स्थानांतरण करने लगते हैं, और कुछ समय बाद छड़ पूरी लंबाई में गर्म हो जाती है, जो कि मैंने आपके लिए बता दिया है। अब चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों संवहन के बारे में, यानी कन्वेक्शन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का संचरण कणों की स्वयं के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। क्योंकि दोस्तों जो द्रव है ना, इसमें क्या है दोस्तों, होता क्या है कि अणु दूर दूर होते हैं बजाय ठोस के, तो होता क्या है दोस्तों, उनमें क्या है, एक गुण और पाया जाता है बहने का। तरल है दोस्तों, बहेगा, तरल तो बहता है, और तरल बहेगा तो दोस्तों उसके अणु भी बहेंगे, अणु बहेंगे तो अणुओं में जो ऊष्मा हमने दी है उन अणुओं को, वो ऊष्मा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है दोस्तों स्थानांतरण होती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों द्रवों में ऊष्मा का हमेशा स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है, यानी अणु जो है बहने लगते हैं। और फलस्वरूप स्थानांतरण इसके फलस्वरूप होता है, जब हम किसी द्रव पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा के कारण द्रव का तापमान परिवर्तन होने लगता है, और तापमान में परिवर्तन होने से द्रवों का घनत्व में भी परिवर्तन होता है। यानी दोस्तों मान लीजिए आपके पास ये कोई
कोई मान लीजिए दोस्तों कोई बर्तन है और इसमें मान लीजिए दोस्तों ये जल भरा हुआ है, ठीक है, ये जल भरा हुआ है इसमें और यहाँ फुल भरा हुआ है। अब होगा क्या दोस्तों, आपने कभी खाना बनाया है घर पर, बनाया होगा जरूर, कभी ना कभी तो दूध उबाला होगा, पानी उबाला होगा, कुछ भी तो उबाला होगा, और आपने मान लीजिए दोस्तों यहाँ से इसे हीट दी। ये कोई आपकी गैस है, गैस चल रही है, ठीक है दोस्तों, और इस गैस से क्या है दोस्तों, इसे हीट मिल रही है, इस द्रव को हीट मिल रही है। तो होगा क्या कि दोस्तों सबसे पहले निचले स्तर के ये अणु हैं ये गर्म होंगे, और जैसे ये गर्म होंगे दोस्तों इनका घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो दोस्तों ये हल्के होंगे वजन में, तो ये क्या है दोस्तों, उबलेंगे, यानी दोस्तों ऊपर की ओर गति करने लगेंगे गैस के रूप में। और ये अणु जब ऊपर जाएंगे और ऊपर वाले जो अणु हैं जिनका घनत्व ज़्यादा है ये नीचे आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्रिया चलती रहती है, ऊपर आना, सॉरी दोस्तों नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, इस प्रकार से क्रिया चलती रहती है। यानी दोस्तों अणु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हो, जिससे हमारा पानी पूरा उबल जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं, ठीक है। द्रव जो है दोस्तों घनत्व में परिवर्तन होने लगता है द्रवों के। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि घनत्व में परिवर्तन होने पर द्रव के कम घनत्व वाले कण ऊपर उठने लगते हैं तथा उनके स्थान पर अधिक घनत्व वाले कण आकर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और यह क्रिया निरंतर चलती थी जब तक कि पानी कंप्लीटली उबल ना जाए, ठीक है। जब तक संपूर्ण द्रव का तापमान एक समान नहीं हो जाता, यानी पूरा जो आपका जो द्रव है उसका पूरे सारे जितने भी अणु हैं उसमें जितना भी आपका द्रव है उसका टेम्परेचर ऊपर से लेकर नीचे तक समान ना हो जाए, तब तक ये क्रिया चलती रहती है। इसमें कण अपना स्थान परिवर्तित करके ऊष्मा का संचरण करते हैं, और ऊष्मा संचरण की यह विधि दोस्तों संवहन कहलाती है। इस विधि को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संवहन विधि। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं संवहन के बारे में कि संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल द्रव और गैसों में ही हो पाता है। यह विधि ठोसों के लिए प्रभावी नहीं है। ठोसों में दोस्तों जो है क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर तो अणु स्थानांतर ही नहीं होते, अणु पास होते, केवल हीट को ही जो है दोस्तों ऊष्मा को ही वो स्थानांतरण कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों वायुमंडल में बादल संवहन की क्रिया के द्वारा ही बनते हैं, ठीक है। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, इस प्रकार जब हम किसी परिवर्तन नहीं दोस्तों बर्तन में पानी डालकर उसे गर्म करते हैं तो पानी के गर्म होने की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका संवहन ही निभाता है, जिसके फलस्वरूप पानी गर्म होने लगता है और द्रवों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अणु भी गति करने लगते हैं, उसे भी हम चालन कह सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए अगली विधि है आपकी दोस्तों विकिरण यानी रेडिएशन, और इन्हें दोस्तों किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, अभी जैसे विकिरण मान लीजिए दोस्तों सूर्य है और सूर्य से किरणें आ रही है, धूप आ रही है आपके पास, तो आपको दिख रहा है क्या उसमें कोई माध्यम है, वो निर्वात में गति करता है। और आपको याद रखना है दोस्तों प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है दोस्तों, 3 मीटर पर सेकंड ये होती है प्रकाश की चाल निर्वात में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं, मैं इसे दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों विकिरण के बारे में। तो देखिए दोस्तों सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का संचरण बहुत तीव्र गति से होता है तथा ऊष्मा की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो कि मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ। आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रत्येक वस्तु हर समय अपने स्वयं के तापमान के कारण सतत रूप से ऊष्मा का उत्सर्जन करती है तथा इसके साथ साथ अपने ऊपर आपतित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती है, और इस प्रकार उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा को विकिरण ऊष्मा या ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। यानी ये जो है ऊष्मा जो है दोस्तों ऊष्मीय विकिरण कहलाती है। और सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश जो है दोस्तों ऊष्मीय विकिरण के कारण ही पहुंचता है, ठीक है दोस्तों। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो किसके कारण आता है, ऊष्मीय विकिरण के कारण। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, मतलब फर्स्ट नहीं है दोस्तों, इससे अगला कि ऊष्मीय विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रकाश की चाल से चलती है। जितनी विद्युत चुम्बकीय ऊष्मा की चाल होती है ना, ऊष्मीय विकिरण की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वही दोस्तों चुम्बकीय तरंगों की भी होती है तथा ऊष्मीय विकिरण के
संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और जब ऊष्म विकिरण ऊर्जा किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम का तापमान अपरिवर्तित रहता है, जबकि यह विकिरण किसी अपारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो यह माध्यम के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और तथा माध्यम का जो तापमान है उसमें वृद्धि कर देता है। और वस्तुएं केवल ऊष्मा का उत्सर्जन ही नहीं करती बल्कि ये अपने पास उपस्थित अन्य अणुओं से उत्सर्जित ऊष्मा को अवशोषित भी करती है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है दोस्तों, जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, सॉरी दोस्तों, हाथों को आग के पास रखते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है। जब हम अपने हाथों को काफ़ी दूर कर लेते हैं तो ऐसा, जबकि हमारे हाथ जो है दोस्तों वो आग से बहुत दूर हैं, ऐसा क्यों होता है? ऊष्मा विकिरण के कारण। जब आप अपने हाथों को सॉरी दोस्तों ऊष्मा के पास ले जाते हैं, जैसे आपने सर्दियों में देखा होगा आप दोस्तों, आज आग जलाकर जब अपने हाथों को गर्म करते हो ठंड से बचने के लिए, तो होता क्या है, आपके हाथ तो बहुत दूर होते हैं लेकिन फिर भी क्यों आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, आपके शरीर में हीट बनने लगती है? क्योंकि दोस्तों जो ऊष्मा है जो आप प्राप्त कर रहे हो वो किसके कारण हो रही है दोस्तों? विकिरण के कारण, क्योंकि दोस्तों उसका तापमान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा ऊष्मा विकिरण के द्वारा हमारे अपारदर्शी हाथों के संपर्क में आने के कारण होता है और हमें विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये तीनों आपकी विधि थी जो मैंने आपके लिए समझा दी है और आपको अच्छी तरह समझ में भी आई होंगी। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।